हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिफाइन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम ईवीएस का 4th चैप्टर करने वाले हैं और 4th चैप्टर का ये पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 मैंने पहले ही बना रखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो इसलिए ये 2 से 3 पार्ट्स में मैं कवर करूँगा, तो आप वो सारे पार्ट्स देखिएगा, ठीक है, तभी आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो पाएगा। और दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी होती है तो आप देखा करें पूरा वीडियो, क्योंकि दोस्तों अब आप बड़ी क्लास में आ चुके हैं तो आपको आंसर्स भी बड़े बड़े लिखने होंगे, तो इसलिए वीडियो पूरा देखा करें ताकि आप बड़े बड़े आंसर्स लिख पाओ, ठीक है। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि मैं ईवीएस के सारे चैप्टर जल्द से जल्द कंप्लीट करवा दूंगा, बहुत जल्दी ही मैं सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। और अगर आप कमेंट करोगे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व करवा दूंगा और आंसर्स कैसे लिखना है ये सब भी बता दूंगा। तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और वीडियो को पूरा देखा करें, ठीक है। और अगर कुछ बताना हो तो कमेंट करके भी ज़रूर बताया करें, ठीक है। कमेंट ज़रूर करा करें दोस्तों, जिससे पता चलता है कि आपको वीडियोस कैसी लग रही है और आप पूरा देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। जो पिछली वीडियो में हमने जहाँ पे ख़त्म किया था उसके आगे से ही हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है दोस्तों इस पार्ट का, वो है हमारा जैव विविधता हॉटस्पॉट, ठीक है। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट हम किसे कहते हैं, जहाँ पे जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है उसे हम जैव विविधता हॉटस्पॉट कहते हैं। मतलब जिस क्षेत्र में जैव विविधता बहुत अधिक होती है उसे जैव विविधता हॉटस्पॉट कहते हैं, ठीक है। यह एक ऐसा भूभाग है जहाँ उच्च मात्रा में जैविक विविधता पाई जाती है। जैसा मैंने बताया था, यह एक ऐसा भूभाग है जहाँ उच्च मात्रा में जैविक विविधता मतलब जैव विविधता पाई जाती है, ठीक है। संपूर्ण विश्व में 35 हॉटस्पॉट है, मतलब पूरे विश्व में 35 हॉटस्पॉट है दोस्तों। मतलब 35 ऐसी जगह है जहाँ पे जैव विविधता बहुत अधिक पाई जाती है, ठीक है। जिसमें से 4 भारत में उपस्थित है, मतलब जिस 35 में से 4 हॉटस्पॉट भारत में है, ठीक है। और वो 4 कौन से हैं, पहला है इंडो बर्मा क्षेत्र, दूसरा है हिमालयी क्षेत्र, तीसरा है पश्चिमी घाट, चौथा है सुंडालैंड क्षेत्र। मतलब जो 4 हॉटस्पॉट हैं वो इनके नाम है, ठीक है। विश्व के कुल 4 हॉटस्पॉट क्षेत्रों में से 2 को विश्व के अत्यंत समृद्ध हॉटस्पॉट क्षेत्रों में रखा गया है। मतलब दोस्तों जो भारत के जो कुल 4 हॉटस्पॉट है, ठीक है, इन 4 में से भी 2 को विश्व के समृद्ध हॉटस्पॉट क्षेत्रों में रखा गया। मतलब 4 में से 2 ऐसे हैं जो विश्व के सबसे समृद्ध हॉटस्पॉट क्षेत्रों में गिने जाते हैं, ठीक है। भारत के पश्चिमी घाट हॉटस्पॉट में लगभग 6000 स्थानिक प्रजातियां हैं। पश्चिमी घाट हमने अभी पढ़ा था, ये था पश्चिमी घाट, ठीक है। इसमें कितनी प्रजातियां हैं, लगभग 6000 स्थानिक प्रजातियां। स्थानिक प्रजातियां जो सिर्फ यहीं पे पाई जाती हैं उन्हें हम स्थानिक प्रजातियां कहते हैं, मतलब जो विश्व के कहीं किसी और हिस्से में नहीं पाई जाती, ठीक है। इंडो बर्मा में 1260 से अधिक पक्षी प्रजातियां मिली है, वह इनमें से 60 से अधिक प्रजातियां स्थानिक है। मतलब दोस्तों इंडो जो बर्मा है, इंडो बर्मा क्षेत्र जो यहाँ पे हमने पढ़ा था, ये रहा इंडो बर्मा, ठीक है। इसमें 1260 से अधिक प्रजातियां पाई गई हैं, ठीक है। और 60 से अधिक प्रजातियां स्थानिक है, मतलब 60 ऐसे हैं जो सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको हॉटस्पॉट अच्छे से समझ में आया गया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत में स्थानिक व लुप्तप्राय प्रजाति, ठीक है। मतलब लुप्तप्राय प्रजाति कौन से होते हैं दोस्तों, जो कि लुप्त होने वाले हैं, मतलब जिन पे बहुत खतरा है लुप्त होने का, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ मतलब IUCN की पुस्तक रेड डाटा पुस्तक के अनुसार भारत में पौधों व पशुओं की 132 प्रजातियों को लुप्तप्राय की श्रेणी में रखा गया। मतलब दोस्तों IUCN की जो एक पुस्तक है, उसका पुस्तक का क्या नाम, रेड डाटा, ठीक है। उसके अनुसार मतलब रेड डाटा पुस्तक के अनुसार भारत की 132 प्रजातियों को लुप्तप्राय की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। मतलब जो कि लुप्त हो सकते हैं, ठीक है। अब हम IUCN का एक बार फुल फॉर्म देख लेते हैं। IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, या हिंदी में बोले तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, ठीक है। अब IUCN के बारे में थोड़ा देखते हैं हम आगे। देखो, रेड लिस्ट IUCN द्वारा तैयार किया जाने वाला एक ऐसा दस्तावेज है। मतलब दोस्तों IUCN क्या करता है, अभी हमने बोला था IUCN के बारे में पढ़ेंगे, तो IUCN क्या करता है, एक रेड लिस्ट तैयार करता है, ठीक है। और रेड लिस्ट क्या है दोस्तों, एक दस्तावेज है, ठीक है। और कैसा दस्तावेज है, यानी कि एक पुस्तक समझ लो एक, ठीक है, एक पुस्तक है, ठीक है। अब कैसा पुस्तक है वो हम पढ़ते हैं, जो वनस्पति पशुओं के साथ साथ कुछ स्थानिक उप प्रजातियों के साथ साथ
लुप्त प्राय व दुर्लभ प्रजातियों की रिकॉर्डिंग के लिए बनाया गया। मतलब दोस्तों ये क्या करता है, ये पुस्तक जो पशु होते हैं और कुछ स्थानिक पशु के साथ साथ लुप्त प्राय व दुर्लभ प्रजातियों की रिकॉर्डिंग करता है। मतलब दोस्तों पशुओं व कुछ स्थानिक प्रजातियां और क्या लुप्त प्राय प्रजाति मतलब जो लुप्त होने वाले हैं और जो दुर्लभ है मतलब जो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, इनकी क्या करता है, रिकॉर्डिंग रखता है। मतलब इस बुक में इन सब की क्या होती है, रिकॉर्डिंग होती है, इन सब का एक तरीके से डाटा होता है। ठीक है, इस बुक में, कौन सी बुक में, रेड लिस्ट। ठीक है, रेड लिस्ट एक तरीके से बुक समझ लो, वैसे एक दस्तावेज है। ठीक है, मगर अभी मैं आपको समझाने के लिए इसको एक बुक बोल रहा हूँ। ठीक है, मतलब IUCN क्या है, एक तरीके से एक लिस्ट है। ठीक है, इस लिस्ट में क्या होता है, इस लिस्ट में जो लुप्त प्राय प्रजातियां होते हैं, दुर्लभ प्रजातियां, उनको रखा जाता है। ठीक है, यह पुस्तक मुख्य रूप से उन प्रजातियों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है। मतलब दोस्तों ये जो लिस्ट है, लिस्ट को हमने पुस्तक बोला। ठीक है, पुस्तक ही समझ सकते हैं आप इसको। तो ये किस लिए बनाया गया है, ये इसलिए बनाया गया है उन प्रजातियों की सुरक्षा के लिए जो विलुप्त होने के कगार पर हैं या खो गई है या अपने जीवन चक्र को जारी रखने में सक्षम नहीं है। मतलब दोस्तों यह पुस्तक इसलिए बनाया गया है ताकि जो प्रजातियां लुप्त प्राय प्रजाति हैं, ठीक है, और जो खो गई है या फिर जो अपने जीवन को चलाने में सक्षम नहीं है, तो उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा इनमें। और फिर जब रिकॉर्ड रखा जाएगा तो हम उसका क्या बोलते हैं, प्लान बना सकते हैं कि उनको सुरक्षित कैसे किया जाए। ठीक है, तो इन्हीं को सुरक्षित करने के लिए ये पुस्तक का निर्माण किया गया, ताकि जब हम रिकॉर्ड रखेंगे कि कौन कौन से प्राणी रेड लिस्ट में, मतलब कौन कौन से प्राणी लुप्त होने वाले हैं, तो फिर उससे हम लोगों को अवेयर कर पाएंगे कि ये प्राणी लुप्त होने वाले हैं। फिर उससे संबंधित हम कुछ कानून का निर्माण कर सकते हैं या फिर लोगों को अवेयर कर सकते हैं, जिसके बाद क्या बोलते हैं, ये सारी जो प्रजातियां हैं ये फिर बच सकती है, इनको सुरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं इसी का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको। IUCN के बारे में अब हम पढ़ते हैं दोस्तों। IUCN में प्रजातियों को वर्गीकृत किया गया। ठीक है, 9 पार्ट्स में। तो हम देखेंगे, जो हमने अभी रेड लिस्ट पढ़ा था, ठीक है, उसी को हम लाल सूची बोलते हैं। ठीक है, तो लाल सूची में 9 श्रेणियों में इन्हें डिवाइड किया गया। ठीक है, ये मानदंड सभी प्रजातियों पर, सभी इलाकों व सभी देश पर लागू होते हैं। मतलब ये सभी पर लागू होते हैं। ठीक है, यह मानदंड प्रजाति की समाप्ति होने के जोखिम का आंकलन करता है। मतलब ये प्रजाति के समाप्त होने का जो जोखिम है उसका आंकलन करता है। मतलब कौन सी प्रजाति समाप्त होने के कितना जोखिम में है उसका आंकलन करता है। ठीक है, अब IUCN द्वारा प्रजातियों का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, किस प्रकार किया गया वो हम देखते हैं। पहला जो वर्गीकरण किया गया वो है विलुप्त में। ठीक है, विलुप्त में ऐसी प्रजाति होंगी जो कोई भी जीवित सदस्य नहीं बचा है, जैसे कि तस्मानिया के टाइगर। मतलब विलुप्त में ऐसे को रखा जाएगा जिसकी प्रजाति कोई भी सदस्य, जिस प्रजाति का कोई भी सदस्य नहीं बचा हुआ है। ठीक है, उदाहरण के लिए तस्मानिया का टाइगर। ठीक है, बी देखते हैं। बी है वन विलुप्त। इनकी प्रजाति वन से पूर्णतः खत्म हो चुकी है। मतलब जिनकी प्रजाति वन से पूर्णतः खत्म हो चुकी है उसको इस कैटेगरी में रखा गया। उदाहरण के लिए रेड टेल्ड ब्लैक शार्क। ठीक है, थर्ड देखते हैं। थर्ड है घोर संकटग्रस्त। ठीक है, प्रजातियों को जंगल से विलुप्त होने का खतरा बना हुआ है। मतलब इसमें प्रजातियों का जो संकटग्रस्त होने का खतरा बना हुआ है, मतलब प्रजाति जंगलों से विलुप्त होने के खतरे में है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, वेस्ट्रू गोरिल्ला। ठीक है, डी देखते हैं। डी है संकटग्रस्त। प्रजातियों का वनों से विलुप्त होने का खतरा बना हुआ है। ठीक है, अब आप बोलो कि इसमें भी खतरा बना हुआ था और सी वाले में भी, मगर दोस्तों इसमें प्रजातियों का घोर खतरा बना हुआ था। ठीक है, इसमें जब बहुत ज़्यादा खतरा बना हुआ है तो उसको हम घोर संकटग्रस्त में डिवाइड करेंगे, और जब सिर्फ खतरा बना हुआ है तो उसको हम संकटग्रस्त की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, ई देख लेते हैं। ई है हमारा असुरक्षित जाति की जंगलों से संकटग्रस्त हो जाने की संभावना है। मतलब जाति, ऐसी जाति जो जंगलों से संकटग्रस्त हो जाने की जिनकी संभावना है, उनको इस कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, जैसे कि नीलगिरी लंगूर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एफ देखते हैं। एफ है हमारा संकट निकट। निकट भविष्य में प्रजाति के संकटग्रस्त हो जाने की संभावना। उदाहरण कुआला। मतलब जो आने वाले भविष्य में है उसमें प्रजाति के संकटग्रस्त हो जाने की संभावना है। ठीक है, उसको इस कैटेगरी में रखते हैं। जी है संकट मुक्त। जो जाति जो बहुत कम खतरा है वह विस्तृत क्षेत्र में पाए जाने वाले हैं, जैसे कि जिराफ। मतलब संकट मुक्त कौन से होंगे,
जिनको बहुत कम खतरा है और जो कि बहुत ज़्यादा क्षेत्र में पाए जाते हैं। और उदाहरण के लिए जिराफ, ठीक है। एच देखते हैं। एच है आंकड़ों के अभाव। जाति के विषय में आंकड़ों की कमी से उसके संकट का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। मतलब दोस्तों जाति के जो विषय है उसके में अगर हमारे पास उसका आंकड़ा ही नहीं होगा, उसके बारे में डाटा ही मौजूद नहीं होगी, उसके पास नॉलेज ही उसका नॉलेज ही हमारे पास नहीं होगा, तो उसके संकट का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। तो ऐसे उदाहरण कौन सा है? बैंडेड स्पिनी लॉबस्टर, ठीक है। आई देखते हैं। आई है अनाकलित। अनाकलित में है जाति के संरक्षण स्थिति का IUCN के मानदंड पर अभी अंकन नहीं किया गया है। मतलब जाति मतलब ऐसी जाति जिसकी स्थिति का IUCN के मानदंड पर अभी तक अंकन नहीं किया गया है, ठीक है। और इसमें कौन कौन से आते हैं? जैसे कि पाइनएप्पल फिश, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर नहीं क्लियर हुआ तो एक दो बार वीडियो को देख लीजिए, आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट जो टॉपिक है दोस्तों वह हमारा जैव विविधता का महत्व। मतलब हमने ये तो पढ़ लिया कि जैव विविधता के बारे में, ये सब हमने समझ लिया, मगर जैव विविधता हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं, और है भी तो कितना इम्पोर्टेंट है, वो अब हम पढ़ते हैं, ठीक है। जैव विविधता का महत्व। जैव विविधता अत्यधिक लाभदायक है। यह सभी प्राणियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है और लाभ पहुंचाती है। मतलब दोस्तों जैव विविधता हमारे लिए क्या? अत्यधिक लाभदायक है, और प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से ये सभी को प्रभावित करती है और लाभ पहुंचाती है, ठीक है। सिर्फ हम ही को नहीं बल्कि सभी प्राणियों को, ठीक है, लाभ पहुंचाती है और हमारे लिए, ठीक है। हमारे रोजमर्रा की जरूरतों से लेकर वैज्ञानिक अनुसंधान एवं नवाचार के लिए जरूरी संसाधनों की प्राप्ति करवाती है। मतलब जैव विविधता से क्या होता है? हमारी जो रोजमर्रा की जरूरतें होती हैं वो पूरी होती हैं दोस्तों, ठीक है। और जो वैज्ञानिक अनुसंधान होते हैं, मतलब जो एक तरीके से आप समझ सकते हो वैज्ञानिक रिसर्च, उसके लिए जो संसाधन, जो चीज़ों की ज़रूरत होती है वो भी कहाँ से उपलब्ध होता है वो जैव विविधता अगर नहीं होगी तो वो सब जो चीज़ें ज़रूरत की होती है वो उपलब्ध नहीं हो पाएगी। मतलब जैव विविधता के कारण ही जो वैज्ञानिक अनुसंधान और हमारी जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं वो सब पूरी हो पाती है, ठीक है। तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम इसको पॉइंट वाइज पढ़ते हैं कि जैव विविधता के कुछ निम्नलिखित महत्व हैं, ठीक है। पहला जो इसका महत्व है वो है पारितंत्रीय मूल्य। मतलब पारितंत्र के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब इसके देख लेते हैं महत्व एक एक पॉइंट करके। जो पहला पॉइंट है वो है पारितंत्रीय मूल्य, ठीक है। अब पारितंत्र के लिए ये कैसे इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। जैव विविधता पारितंत्रीय क्रियाओं के अनिवार्य तत्व है। मतलब पारितंत्र के लिए ये अनिवार्य है, अगर ये नहीं होगा तो जैव विविधता अगर नहीं होगी तो पारितंत्रीय एक तरीके से आप समझ सकते हो नष्ट हो जाएगा। और कैसे होगा वो आप समझते हैं। जैसे पोषक तत्वों का पुनर्चालन, मृदा का निर्माण, जल और वायु का परिचलन, हाँ उनकी सफाई। मतलब दोस्तों जो पारितंत्र है उसमें जो पोषक तत्वों का पुनर्चलन होता है वो किसके माध्यम से होता है? जैव विविधता के माध्यम से। मृदा का जो निर्माण होता है वो किसके माध्यम से होता है? वो भी जैव विविधता के माध्यम से होता है। जलवायु का परिचलन वो भी जैव विविधता के माध्यम से ही हो पाता है। मतलब अगर ये सब नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? जैव विविधता अगर नहीं होंगे तो ये सब जो हो पाता है, जलवायु का परिचलन, पोषक तत्वों का पुनर्चलन, ये सब नहीं हो पाएगा। और अगर ये सब नहीं हो पाएगा तो पारितंत्र एक तरीके से नष्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है पारितंत्र के लिए। विश्व स्तर पर जीवन का आधार को बनाए रखता है। मतलब जीवन के आधार को बनाए रखने के लिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैव विविधता में ह्रास के कारण ही आज ग्लोबल वार्मिंग, अम्लीय वर्षा आदि जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। मतलब दोस्तों जैव विविधता का जो ह्रास हुआ है, ठीक है, इसी के कारण ग्लोबल वार्मिंग और अम्लीय वर्षा जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। अगर जैव विविधता को हम अच्छे से संरक्षित करते तो आज ऐसी समस्याएं उत्पन्न नहीं होती, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं जैव विविधता का ह्रास भी इन सब का कारण है, ग्लोबल वार्मिंग और अम्लीय वर्षा, ठीक है। पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए जैव विविधता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। मतलब दोस्तों अगर पृथ्वी पर जीवन बनाए रखना है तो जैव विविधता को हमें बचाना ही होगा, जैव विविधता को हमें संरक्षित करना ही होगा, ठीक है। तो इसका हमने पहला मूल्य पढ़ लिया। पहला मूल्य था पारितंत्रीय मूल्य, मतलब जैव विविधता का महत्व, ठीक है। तो अब बाकी देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। सेकंड जो है दोस्तों वह है हमारा आर्थिक मूल्य। मतलब जैव विविधता का आर्थिक मूल्य है, ठीक है। आर्थिक
आर्थिक रूप से भी एक तरीके से आप समझ सकते हो जैव विविधता हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वो कैसे हैं देखते हैं। जैव विविधता से अत्यधिक उत्पादों की प्राप्त होती है, जिससे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक लाभ मिलता है। मतलब जैव विविधता से क्या होता है, उत्पादों की प्राप्ति होती है, और जब उत्पादों की प्राप्ति होती है तो प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से वो हमारे लिए आर्थिक रूप से लाभ देता है। मतलब जब हमें उत्पाद मिलेंगे तो उसको हम कहीं ना कहीं यूज़ करेंगे, और उससे क्या होता है दोस्तों, उससे आर्थिक लाभ होता है। ठीक है, दवा उद्योग, खाद्य उद्योग, पशु उद्योग आदि, यह सभी उद्योग अत्यधिक लाभदायक है। मतलब दोस्तों जो दवा उद्योग है, खाद्य उद्योग है, पशु उद्योग है, इन सब के लिए जो कच्चा माल चाहिए होता है या फिर इन सब के लिए जो उत्पाद चाहिए होता है वो कहाँ से आता है, वो आता है जैव विविधता के कारण ही आ पाता है। ठीक है, जैसे कि दवाई उद्योग हो गया, दवा उद्योग में क्या जड़ी बूटियाँ या फिर बहुत सारे पेड़ पौधों से क्या दवाएं बनते हैं। ठीक है, तो अगर जैव विविधता ही नहीं रहेगी, जैसे कि पेड़ पौधे अगर नष्ट हो जाएंगे, बहुत सारी पेड़ों की प्रजातियां नष्ट हो जाएंगी, तो फिर दवाइयाँ नहीं बन पाएगी। ठीक है, और अगर दवाइयाँ नहीं बन पाएंगी तो फिर क्या होगा, जो हमारी दवाइयों की जो उद्योग है वो सब बंद हो जाएंगे, और फिर हमें क्या होगा, एक तरीके से आर्थिक नुकसान होगा। ठीक है ना, तो इसलिए ये आर्थिक रूप से भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दवा उद्योग, खाद्य उद्योग, ये सब किस पर निर्भर है, ये सब जैव विविधता पर ही निर्भर है। ठीक है, अत्यधिक लाभ है। आर्थिक रूप से इन उद्योगों का एक बहुत बड़ा भाग जैव विविधता पर निर्भर है। मतलब दोस्तों जो बहुत बड़ा भाग है वो जैव विविधता पर ही निर्भर है। अगर ये जैव विविधता नहीं होगी तो हमारे लिए आर्थिक भी नुकसान होगा। ठीक है, तो इसलिए जैव विविधता का आर्थिक भी मूल्य है। ठीक है, पारितंत्रिक मूल्य पढ़ लिया हमने, आर्थिक मूल्य पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं सामाजिक मूल्य, मतलब सामाजिक रूप से ये हमारे लिए कैसे एक तरीके से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैव विविधता को एक बड़े पैमाने पर पारंपरिक समाजों ने संभाल कर रखा है। मतलब दोस्तों जो पारंपरिक समाज थे, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने क्या करा है, जैव विविधता को एक तरीके से संभाल कर रखा है। ठीक है, जो इसे अपनी संस्कृति का एक अभिन्न अंग समझते थे, और यह मानते थे कि अगर इस विविधता का ह्रास हुआ तो उनकी संस्कृति को बहुत बड़ी क्षति होगी। मतलब दोस्तों जो पारंपरिक समाज के लोग थे वो क्या समझते थे, जैव विविधता को अपनी संस्कृति का अभिन्न अंग समझते थे। ठीक है, और वो ये समझते थे अगर इस विविधता का ह्रास हुआ तो उनकी संस्कृति का बहुत बड़ा क्षति होगा। ठीक है, अतः हमें सामाजिक मूल्यों के बारे में भी विचार करना होगा। ठीक है, मतलब दोस्तों इसका एक सामाजिक मूल्य भी है। ठीक है, सामाजिक रूप से ये हमारे लिए मूल्यवान है, क्योंकि हमारे पूर्वज इनको क्या मानते थे, अपनी संस्कृति का एक अभिन्न अंग मानते थे। इसीलिए हमें समाज मूल्यों के बारे में भी विचार करना चाहिए। ठीक है, उदाहरण के लिए भारत में पेड़ पौधे, जीव जंतु, नदियों को पवित्र मानकर उनकी पूजा की जाती है, जैसे तुलसी पौधा, पीपल का पेड़, गंगा नदी आदि। मतलब दोस्तों भारत में क्या किया जाता है, पेड़ पौधों या और फिर नदियों, इन सब की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। जैसे कि तुलसी का पौधा हो गया, इसका पूजा किया जाता है, पीपल का हो गया, इसका पूजा किया जाता है, गंगा नदी, इसका पूजा किया जाता है, जीव जंतु में जैसे कि सांप हो गया, इनका भी पूजा किया जाता है। तो एक तरीके से ये हमारे सामाजिक मूल्य के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जैव विविधता का हमने 3 मूल्य पढ़ लिया, सामाजिक, आर्थिक और पारितंत्रीय मूल्य। ठीक है, चलते हैं हमारे चौथे पे। चौथा है हमारा नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्य को देखते हैं। नैतिक मूल्य, सभी जीवन रूपों का संरक्षण को महत्व देना अतः उसके लिए प्रयास करना मनुष्य कर्तव्य है। मतलब दोस्तों जो जीवन के सभी रूप है उनका संरक्षण करना, ये सब क्या है, ये एक तरीके से मनुष्य का कर्तव्य है। ठीक है, इसीलिए अगर जैव विविधता का ह्रास हो गया तो ये हमारे नैतिक मूल्य पर एक सवाल खड़ा करेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा नैतिक मूल्य क्या है, हमारा नैतिक मूल्य है कि जितनी भी जो जीवन रूप है उनका संरक्षण करना। तो इसलिए भी नैतिक मूल्य के नज़रिए से भी ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अधिकांश धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष संस्थाओं और उनके अनुयायियों के विश्वासों के अनुसार पृथ्वी पर सभी जीवन रूपों को रहने का अधिकार है और उनका नैतिक दायित्व उनका संरक्षण करना है। मतलब दोस्तों जो धार्मिक लोग होते हैं या फिर धर्मनिरपेक्ष लोग होते हैं, इनका क्या मानना है कि पृथ्वी पर सभी जीवन रूपों को रहने का अधिकार है। मतलब जितने भी जीवन के रूप हैं उन सबको पृथ्वी पर रहने का अधिकार है। ठीक है, और हमारा ये दायित्व होता है कि हम उनका संरक्षण करें। ठीक है, पृथ्वी पर अनेक प्रजातियां निवास करती है और हम मनुष्य का नैतिक कर्तव्य है कि हम उनका संरक्षण करें। मतलब दोस्तों पृथ्वी पर बहुत सारी प्रजातियां निवास करती है और हमारा ये नैतिक कर्तव्य होना चाहिए कि हम उनका संरक्षण करें।
ठीक है। तो इसलिए अगर जैव विविधता ह्रास होगी तो हमारे नैतिक मूल्य पर सवाल उठेगा। तो इसीलिए क्या है, जैव विविधता हमारे नैतिक मूल्य को भी एक तरीके से इम्पोर्टेंट है, नैतिक मूल्य के लिए भी। ठीक है। अब इसका एक और महत्व है, वो है सौंदर्यपरक महत्व। जैव विविधता का सौंदर्यपरक महत्व भी है। सौंदर्यपरक महत्व देखते हैं दोस्तों। पर्वत, नदियाँ, झरने, जंगल, समुद्र, ये सब जैव विविधता से भरपूर है और साथ ही इतने सौंदर्यपूर्ण है कि विश्व भर मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान केवल इन्हें देखने जाता है। मतलब दोस्तों कितनी चीजें होती है, पर्वत, नदियाँ, झरने, ये सब क्या होता है, बहुत सुंदर होते हैं। ठीक है। और इसके लिए क्या होता है, मनुष्य एक बहुत दूर दूर से एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये बहुत सुंदर होते हैं। जैसे कि दोस्तों हॉलीडेज पे लोग कहाँ जाते हैं, बीच बीच पे घूमने जाते हैं। ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, जो बीच होते हैं, ये जो समुद्र होते हैं, समुद्र के पास जैसे कि गोवा वोवा में लोग घूमने जाते हैं, ये सब क्या होता है, ये बहुत सुंदर होते हैं। ठीक है। और लोग बहुत दूर दूर से भी यहाँ पे घूमने आते हैं। ठीक है। तो इसलिए भी क्या होता है, ये एक तरीके से सौंदर्यपूर्ण है। ठीक है। मतलब बहुत सुंदर है, इसी वजह से तो लोग यहाँ पे घूमने आते हैं। तो इस वजह से इसका एक तरीके से सौंदर्य परक भी महत्व हुआ। मतलब इसके सौंदर्य के वजह से भी ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। लोग दूर दूर से पहाड़ियों को देखने आते हैं, दूर दूर से नदियों को देखने आते हैं। तो इस वजह से क्या है, ये इसकी एक सुंदरता है। तो सुंदरता के वजह से भी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मतलब सौंदर्य परक महत्व भी है जैव विविधता का। ठीक है। यह पर्यटन का मुख्य आकर्षण बनते हैं और पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। मतलब दोस्तों ये पर्यटन का स्थान बन जाता है और पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। मतलब जो घूमने फिरने वाले लोग होते हैं, जो कहीं और घूमने फिरने जाते हैं, उनको आकर्षित करते हैं। ठीक है। मनुष्य की बनाई एक से एक इमारतें जो अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं। उदाहरण के लिए ताजमहल, मिस्र के पिरामिड, चीन की दीवार आदि। परंतु ये सब मिलकर भी जैव विविधता की सुंदरता का मुकाबला नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे जय लिखा हुआ है दोस्तों, ये जैव विविधता है। ठीक है, इसको देख लेना। मतलब दोस्तों जो मनुष्य की बनाई चीजें हैं, जैसे कि ताजमहल और चीन की दीवार, ये सब मनुष्य ने बनाई है, ये बहुत सुंदर है। मगर ये सब मिलकर भी जो जैव विविधता में जो सुंदरता पाई जाती है, उसका मुकाबला नहीं कर सकते। ठीक है। इसलिए जैव विविधता की जो सुंदरता है, वो उसको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। ठीक है। जैव विविधता इसलिए हमारे लिए सौंदर्य के लिहाज से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। क्योंकि ये बहुत सुंदर होते हैं और इनका स्थान कोई और चीज़ नहीं ले सकता। तो आई होप अब आपको समझ में आया होगा जैव विविधता का महत्व। ठीक है। जैव विविधता का जो महत्व था वो हमने समझ लिया है। पहला था पारितंत्रीय मूल्य, ठीक है, दूसरा था आर्थिक मूल्य, तीसरा था सामाजिक मूल्य, चौथा था नैतिक मूल्य और पांचवा था सौंदर्य परक महत्व। तो आई होप दोस्तों ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट जो टॉपिक है दोस्तों वो हमारा पवित्र उपवन। अब देख लेते हैं पवित्र उपवन किसे कहते हैं। ठीक है। पवित्र उपवन वे क्षेत्र होते हैं जिन्हें लोगों की आस्था और उनके प्राकृतिक लगाव के कारण संरक्षित किया जाता है। मतलब दोस्तों पवित्र उपवन ऐसे क्षेत्र होते हैं जो जिन पर लोगों की आस्था होती है और उनसे लगाव होता है, इसके कारण उनको संरक्षित किया जाता है। ठीक है। IUCN के अनुसार पवित्र उपवन प्रकृति की पूजा करने का एक माध्यम है। ठीक है। मानव समाज में कई वृक्षों का खास महत्व रहता है, जिसे भारत में पीपल और तुलसी की लोग पूजा करते हैं। ठीक है। मतलब मानव समाज में क्या है, बहुत सारे पेड़ पौधों की लोग पूजा करते हैं, जैसे पीपल, तुलसी, ठीक है, इनकी पूजा करते हैं। तो इन्हें लोग जल्दी नहीं काटते हैं। सरकार इन पवित्र उपवन संरक्षण का दायित्व स्थानिक समुदायों को ही देती है। उपवनों का, ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है दोस्तों। मतलब सरकार इन पवित्र उपवनों का संरक्षण का जो दायित्व होती है वो किसको देती है, स्थानीय लोगों को ही देती है, क्योंकि स्थानीय लोगों को ही उनमें आस्था होती है। तो इसलिए सरकार क्या करती है, स्थानीय लोगों को ही पवित्र उपवन का संरक्षण का दायित्व दे देती है, ताकि ये अच्छे से इनका संरक्षण करें। ठीक है। इससे सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता का संरक्षण वहीं के स्थानीय समुदायों द्वारा सुनिश्चित की जाती है। मतलब दोस्तों इससे सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि वहाँ के जो लोग हैं, ठीक है, वही जैव विविधता का संरक्षण करते हैं। तो इससे अच्छी बात और कुछ हो ही नहीं सकती। ठीक है। क्योंकि जब सरकार वहाँ के स्थानीय लोगों को संरक्षण का दायित्व दे देगी तो वहाँ के लोग ही वहाँ का संरक्षण करेंगे। ठीक है। अगर जैसे कि मान के चलो सरकार अगर संरक्षण का दायित्व लेती और लोग संरक्षण का दायित्व नहीं लेते, तो
कुछ केसेस में ऐसे हो जाता कि सरकार को पता भी नहीं चलता और लोग मान के चलो पेड़ पौधों को काट देते और सरकार को पता भी नहीं चलता, है ना। मगर जब स्थानीय लोग ही संरक्षण का दायित्व लेते हैं तो फिर एक तरीके से संरक्षण बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। उदाहरण के लिए गुम्पा वन जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, मतलब इसकी संरक्षण की जाती है, लोगों का इसमें आस्था है, ठीक है। सारना, ठीक है, ये कहाँ है, झारखंड में, ठीक है। तो आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि पवित्र उपवन किसे कहते हैं, ठीक है। पवित्र उपवन का मतलब समझा दिया और ये 2 एग्जाम्पल भी दे दिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट करके बताया करें दोस्तों, जिससे पता लगता है आपको वीडियो कैसा लग रहा है और आप वीडियो पूरा देख रहे हैं, तो कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। मैं जल्द से जल्द सारा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा, इस वजह से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नहीं है तो, और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाएँ, ठीक है। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाएं और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। हैव ए गुड डे।